हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेफ हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द यूजीसी नेट कॉमर्स एंड ऑल्सो रेलेवेंट फॉर द यूजीसी मैनेजमेंट, ऑल्सो रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो मेरा फोकस है क्विक, यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर समराइज नोट्स और क्विक रिवीजन के ऊपर जो है एक सीरीज है जिसके अंदर आपको क्विकली, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारे पास कई बार सफिशिएंट टाइम नहीं होता, तो हमें होता है कि हमें थोड़े से ब्रीफ नोट्स मिल जाए जिससे हमारी जल्दी से रिवीजन हो जाए। तो ये सीरीज उसी आपकी जो डिज़ायर है उसको पूरा करने के लिए बनाई गई है, ताकि आप क्विकली जो है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्जाम की तैयारी जो है सही तरीके से कर सको। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। ये समराइज नोट्स बताने से पहले मेरी जो ऐप है एडुसम ऐप विच इज़ रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर 7973179091। ये जो ऐप है दैट इज़ रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जिसको आप बड़ी आसानी के साथ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारा मटेरियल मैंने जो है फ्री भी शेयर किया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज जो हैं कॉमर्स इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के अपलोड हो चुके हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का है, इकोनॉमिक्स के हैं, यूजीसी नेट मैनेजमेंट है, यूजीसी नेट कॉमर्स है। मेथोडोलॉजी जो है दैट इज थ्रू लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज समराइज नोट्स विल बी गिवन एंड द टेस्ट सीरीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। डाउट सेशन विल बी देयर, तो आप फटाफट इस जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब हम आते हैं कि ये हमारा जो चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू द डिविडेंड थ्योरीज। देखो, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि डिविडेंड, जैसे कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो वहाँ पे जो प्रॉफिट होता है, तो ऑनर जो होते हैं कंपनी के वो शेयर होल्डर होते हैं कि जो कि स्प्रेड ओवर होते हैं। कंपनी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा मैनेज की जाती है जो कि शेयर होल्डर के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। तो ऑनरशिप और मैनेजमेंट जो होती है सेपरेट हैंड्स में होती है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है आफ्टर टैक्स का कुछ हिस्सा जो होता है वो डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर को दिया जाता है और कुछ हिस्सा जो होता है रिटेन रखा जाता है। वो डिपेंड करता है कि कंपनी के पास अगर अपॉर्चुनिटीज हैं फर्दर एक्सपेंशन के लिए तो वो ज़्यादा रिटेन करेगी, कम डिविडेंड देगी। क्योंकि डिविडेंड देना जो होता है कंपल्सरी नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता, डिस्क्रिशनरी होता है। बट अगर डिविडेंड नहीं दिया जाएगा तो आगे अगर हमने इशू लेके आते हैं तो वहाँ पे फिनांसिंग के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डिविडेंड का जो है शेयर प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इसका कुछ हिस्सा डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर को दिया जाता है, कुछ हिस्सा जो है रिटेन किया जाता है। तो व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ द डिविडेंड? रेलेवेंस थ्योरी है जो कहती है कि जब हम डिविडेंड देते हैं तो वो शेयर की जो प्राइस है उसको इन्फ्लुएंस करता है, वैल्यू ऑफ द फर्म को इन्फ्लुएंस करता है। रेलेवेंस थ्योरी के अंदर हमारे पास वाटर मॉडल है, गॉर्डन्स मॉडल है। सेकंड जो थ्योरी है इररेलेवेंस है, वो कहते हैं डिविडेंड दे दो या ना दे दो उसका वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो वो मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच है। यहाँ पे जो समराइज नोट्स हैं इन्हीं थ्योरीज के ऊपर बेस्ड है। मोदी गिलानी एंड मिलर हाइपोथेसिस कहता है कि डिविडेंड पॉलिसी जो है शेयर की मार्केट प्राइस के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं होता। जो होल्डर जो है कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते कि आज डिविडेंड मिल रहा है या फ्यूचर में मिलेगा या फ्यूचर में हमें कैपिटल गेन मिलेगा। वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो डिपेंड करती है अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ऊपर। इस बात पे निर्भर नहीं करती कि डिविडेंड दिया जाता है या नहीं दिया जाता। तो मैंने देखा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर काफी सारे क्वेश्चन अजम्पशन बेस्ड होते हैं कि ये किस ऑड मैन या कौन सी करेक्ट अजम्पशन है या कौन सी इनकरेक्ट अजम्पशन है इसके साथ मैच नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने अजम्पशंस भी दी हैं कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, एमएम हाइपोथेसिस जो है इन्वेस्टर रैशनली बिहेव करता है, कोई फ्लोटेशन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इज अवेलेबल टू ऑल विदाउट एनी कॉस्ट, और यहाँ पे कोई टैक्स रेट भी नहीं है, और अगर कोई टैक्स रेट है भी है तो वो डिविडेंड और कैपिटल गेन के अंदर जो है डिफरेंशिएट नहीं करता। रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है और सारी की सारी जो फाइनेंसिंग है डेट इज टू इक्विटी, और यहाँ पे कोई रिस्क और अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करता। तो फ्यूचर जो शेयर प्राइसेस हैं उसको फिट
प्रेडिक्ट किया जा सकता है, और सिंगल जो डिस्काउंट रेट है वो यूज किया जाता है। तो दीज आर द अजम्पशंस ऑफ द मोदिग्लानी एंड मिलर हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द डिविडेंड थ्योरी, इररिलेवेंस थ्योरी। और यहाँ पे जो इसका एमएम हाइपोथेसिस के अंदर जो फार्मूला है, तो यहाँ पे जो P0 जो है डेट इज द मार्केट प्राइस पर शेयर इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, D1 जो है डेट इज डिविडेंड टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड, मार्केट प्राइस P1 जो है डेट इज द मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड। यहाँ पे ये जो थी बिगिनिंग ऑफ द ईयर थी, ये जो है एंड ऑफ द ईयर है। और उसी तरह KE जो है डेट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। और एमएम हाइपोथेसिस के अंदर देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ऑर्गेनाइजेशन डिविडेंड पे करती है चाहे नहीं पे करती है, उसका वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। डिविडेंड पे करती है तो भी वैल्यू ऑफ द फर्म उतनी रहती है, अगर नहीं देती तो भी उतनी ही रहती है। तो ये जो है, यहाँ पे हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ द फर्म जो है NP0 है। एन जो है ऑलरेडी जो शेयर इशू किए हुए हैं, एम जो है नए शेयर इशू किए गए हैं, चेंज इन न्यू शेयर्स। P1 जो है डेट इज द मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, माइनस आई जो है डेट इज द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट माइनस द अर्निंग, प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एम जो है वो किसके बराबर है, इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग माइनस ND1 की जो हमने शेयर के ऊपर डिविडेंड दे दिया है। D1 जो है डेट इज द डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय P1। इसी तरह ही देखो, यहाँ पे जो एमएम हाइपोथेसिस है इसको क्रिटिसाइज किया गया है कि ये बहुत सारी जो अजम्पशंस हैं उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। एक तो क्या है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट जो है एग्जिस्ट नहीं करती, और इंफॉर्मेशन अबाउट दी जो कंपनी है दैट इज नॉट अवेलेबल, और फ्लोटेशन कॉस्ट भी होती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी एग्जिस्ट करती है जब हम शेयर खरीदते हैं। और फर्म जो है सारा का सारा जो है इक्विटी के द्वारा फिनांस नहीं करती, कोई रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अप्रोच नहीं की जाती। और उसी तरह ही यहाँ पे जो है शेयर होल्डर जो है करंट इनकम को प्रेफर करते हैं। और ये मॉडल जो है अगर अनसर्टेनिटी है तो ये वहाँ पे जो है एप्लीकेबल नहीं है। अब हम देखते हैं थ्योरीज ऑफ रेलेवेंस। वॉल्टर अप्रोच ये कहता है कि डिविडेंड डिसीजन जो है रेलेवेंट है, और ये वैल्यू ऑफ द फर्म को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। और यहाँ पे देखो जो कि ग्रोथ फर्म है या डिक्लाइनिंग फर्म है, अगर रिटर्न जो है दैट इज मोर देन द कॉस्ट, तो फर्म जो है रिटेन करती है, क्योंकि ग्रोथ फर्म है वहाँ पे जो है क्योंकि वो मतलब ज़्यादा रिटेन करती है। अगर आर जो है दैट इज इक्वल टू के, तो डिविडेंड पॉलिसी जो है इफेक्ट नहीं करती, तो यहाँ पे चाहे दे दो चाहे ना दे दो, जो है वो कोई मतलब उतनी ही रहेगी वैल्यू ऑफ द फर्म। बट अगर आर जो है लेस देन के है, तो यहाँ पे होता है कि डिविडेंड ज़्यादा से ज़्यादा दे दो, तो वो डिक्लाइनिंग फॉर्म होती है, क्योंकि वहाँ पे जो रिटर्न होती है वो डेट इज लेस देन ए। तो फिर होता है कि सारा का सारा जो है शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया जाए। So what are the assumptions of the Walters model? The investment of the firm are financed through retained earning only। जब हम वॉल्टर का मॉडल जो है रेलेवेंस थ्योरी के अंदर आता है, और यहाँ पे सारा का सारा जो फिनांसिंग है रिटेन अर्निंग के द्वारा होती है। फर्म जो एक्सटर्नल सोर्स यूज नहीं करती, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट होते हैं। और जब अर्निंग और डिविडेंड जो होते हैं, जब हम वैल्यू को डिटरमिन करते हैं तो वो चेंज नहीं होते। और यहाँ पे हम ये भी अज्यूम करते हैं कि फर्म जो है दैट हैज ए परपेचुअल लाइफ, दैट हैज ए लॉन्ग लाइफ। और यहाँ पे जो वैल्यूएशन मॉडल है विच इज इक्वल टू P इज इक्वल टू D, D जो है दैट इज द डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, माइनस G जो दैट इज द ग्रोथ। और अगर हमने मार्केट शेयर प्राइस को कैलकुलेट करना है तो ये है D डिवाइडेड बाय KE प्लस R इंटू E माइनस D। E जो है डेट इज द अर्निंग डिवाइडेड बाय KE डिवाइडेड बाय द KE। ये यहाँ पे मैं आपको दोबारा फिर से बताती हूँ। देखो यहाँ पे जो है E, E जो है डिविडेंड है, ये जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, प्लस R इंटू ब्रैकेट के अंदर अर्निंग माइनस जो डिविडेंड हमने पे कर दिया, इस पूरी को हमने KE से कर दिया, और अगेन इसको हमने दोबारा से कॉस्ट ऑफ कैपिटल से
डिवाइड कर दिया। ये फार्मूला जो है वाटर के मॉडल के अंदर जो है यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो वाटर का मॉडल है, देखो यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करता। मार्केट प्राइस ऑफ दी जो शेयर है उसको कंसिडर नहीं करता। इसके अंदर कैपिटलाइजेशन रेट जो है उसको कैलकुलेट करना, उसको डिटरमिन करना जो है बहुत ही डिफिकल्ट है। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसी को ये जो है टैक्सेशन पॉलिसी को इग्नोर करता है। जो लीगल इश्यूज होते हैं जो डिविडेंड देने के अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं, और मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड है, क्या उसकी पॉलिसी है, उसको भी इग्नोर करता है। अब हम देखते हैं गॉर्डन्स मॉडल दैट इज आल्सो अंडर द रेलेवेंस अप्रोच। अकॉर्डिंग टू गॉर्डन जो डिविडेंड पॉलिसी है इट इज रेलेवेंट और वैल्यू ऑफ द शेयर को इन्फ्लुएंस करती है। यहाँ पे भी हम अजम्पशन लेते हैं कि फर्म जो है इक्विटी फर्म है, कोई डेट का इस्तेमाल नहीं होता, और जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है वो रिटेन अर्निंग के द्वारा फाइनेंस होता है। कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग देखो, जो यहाँ पे हमने तीनों मॉडल्स किए हैं, तीनों के अंदर क्या है कि कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है। गॉर्डन और वॉल्टर कहते हैं कि रिटेन अर्निंग वहां पे था कि हम इक्विटी से फाइनेंस करते हैं। रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट है, फर्म की इंफिनिट लाइफ होती है। ग्रोथ रेट जो है कांस्टेंट है, जी इज इक्वल टू बी आर। बी जो है डेट इज द रिटेंशन, आर जो है डेट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये का मतलब होता है कि कितना हमने डिविडेंड, कितना हमने प्रॉफिट अपने पास रिटेन किया है। तो रिटेंशन रेशियो जो होता है बी है, उसको हम स्टेबल मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पे गॉर्डन का मॉडल है, ये काफी सारे एग्जामिनेशन में भी आ चुका कि ये नेसेसरी एग्जाम्पशन है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है दैट इज मोर देन ग्रोथ, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ एन नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं। का जो फार्मूला है, P0 जो है डेट इज द प्राइस पर शेयर, E जो है डेट इज द अर्निंग पर शेयर, 1 - B जो है डेट इज द पे आउट रेशियो। क्योंकि B जो है रिटेंशन रेशियो है, अगर 1 में से रिटेंशन रेशियो माइनस कर दोगे तो होगा कि हम कितना डिविडेंड जो है पे कर रहे हैं। और I जो है डेट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, KE जो है डेट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, BR जो है डेट इज द ग्रोथ, B जो है इसके अंदर रिटेंशन है, R जो है डेट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कॉस्ट ऑफ सॉरी तो ये ग्रोथ, बी को जब हम आर के साथ करते हैं तो ग्रोथ है। तो यहाँ पे हम डिसीजन जो है किस तरह से लेते हैं, क्या हमारा यहाँ पे डिसीजन क्राइटेरिया होता है जब हम गॉर्डन का रूल फॉलो करते हैं। अगर ग्रोथ फर्म है और अगर आर जो है वहां से कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो हम डिविडेंड जीरो देंगे, सारा का सारा रिटेन करेंगे। अगर कांस्टेंट है तो वहां पे आपकी मर्जी है, आप डिविडेंड देना चाहते हो दे सकते हो, रिटेन करना चाहते हो रिटेन कर सकते हो। लाइनिंग के अंदर क्या है कि अगर आर जो है दैट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तब यहाँ पे सारा का सारा पैसा जो है डिविडेंड की फॉर्म में पे कर दिया जाता है। तो उसी तरह क्या है कि अगेन आप मेरी ऐप को जो है आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इसी के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, दैट इज द शशि अग्रवाल चैनल। तो जुड़े रहिए शशि अग्रवाल के साथ ताकि आपको इसी तरह अलग अलग सब्जेक्ट्स के समराइज नोट्स मिलते रहें।